मैं हूं आपका अली भाई और अलीज एग्जाम पाठशाला में आपका स्वागत है। तो क्या ये बात हैरान करने वाली नहीं लगती कि जब कोई सुबह अपनी अलमारी से अपना तौलिया निकालता है ना, हाँ तो वो असल में हिंदी नहीं बोल रहा होता है। हाँ बिल्कुल। वो तो सीधे सीधे पुर्तगाली भाषा का इस्तेमाल कर रहा होता है। सही बात है। या मतलब जब हम कहते हैं कि कुछ गड़बड़ हो गई, तो हम एक ऐसा शब्द बोल रहे होते हैं जिसका कोई बहुत पुराना लिखित इतिहास है ही नहीं। एकदम सही कहा। वो तो बस हमारे ही किसी पूर्वज ने मजे मजे में गढ़ दिया था। बिल्कुल। मतलब भाषा का ये जो पूरा सफर है ना, ये किसी जासूसी कहानी से कम नहीं है। और आज के इस गहरे विश्लेषण में हम इसी रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। हाँ, और हमारे सामने है जीत सीरीज कक्षा 19 के अंतर्गत जो यूपी पुलिस हिंदी 2026 का अंतिम प्रहार डॉक्यूमेंट है वो। हाँ, डॉक्यूमेंट में शुरू में ही एक फ्लोचार्ट दिया है जो भाषा के क्रमिक विकास को समझाता है। हाँ, वो बहुत जरूरी है। इसमें बताया है कि सबसे पहले आती है संस्कृत, जो कि जननी है। फिर संस्कृत से भाषा आगे बढ़ी और बनी प्राकृत। सही। और प्राकृत से रूप बदलकर ये अपभ्रंश कहलाई। हाँ। फिर अपभ्रंश से पुरानी हिंदी और अंत में विकास करते करते ये आज की आधुनिक हिंदी तक पहुंची। पर यहाँ मुझे एक बात खटकती है। क्या? अगर तत्सम शब्द सबसे शुद्ध हैं, मतलब जो सीधे तौर पर संस्कृत से हमारी भाषा में बिना किसी बदलाव के आ गए हैं, जैसे एक क्षेत्र, तो फिर लोगों ने तद्भव बनाए ही क्यों? ये बहुत ही लाजवाब सवाल है ना? मतलब मूल भाषा पर ही क्यों नहीं टिके रहे लोग? इसका सीधा सा जवाब है मानव स्वभाव और हमारी जीभ का आलस। आलस। बिल्कुल, हमारी जुबान हमेशा शॉर्टकट खोजती है। मतलब जब आप क्षेत्र बोलते हैं तो उसमें क्ष और त्र जैसी ध्वनियों के लिए आपके मुंह, जबड़े और तालू को बहुत एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है। हाँ, ये तो है। बोलने में थोड़ा भारी लगता है। तो सदियों तक इसे बोलते बोलते लोगों ने सोचा, इतनी मेहनत कौन करे, चलो इसे थोड़ा आसान बनाते हैं। अरे वाह। और इसी उच्चारण की सुविधा या कह लें इसी भाषाई आलस के कारण क्षेत्र घिसते घिसते खेत बन गया। यही तो तद्भव है। अच्छा, तो मतलब तत्सम एक तरह से भाषा का असली कच्चा माल है और तद्भव उसे लोगों द्वारा अपनी सुविधा के लिए किया गया मॉडिफिकेशन है। 100% एकदम यूजर फ्रेंडली मॉडिफिकेशन। ये तो एकदम लॉजिकल है। मतलब हम सिर्फ आलसी हैं, इसलिए हमने नई शब्दावली घड़ ली। बिल्कुल। अब जब हम ये क्यों समझ गए हैं, तो इस डॉक्यूमेंट की उस मास्टर रूल बुक पर आते हैं जो परीक्षा हॉल में कैंडिडेट्स के काम आएगी। हाँ, क्योंकि हर एक शब्द का इतिहास याद रखना तो मुमकिन नहीं है। सही बात है। तो एक्सपर्ट साहिबा, डॉक्यूमेंट में जो तत्सम को पहचानने के सॉलिड ट्रिक्स दिए हैं, उनके बारे में बताइए। शब्द में संयुक्त अक्षर दिखें, जैसे क्ष, त्र, ज्ञ या श्र, तो वो लगभग हमेशा तत्सम होता है। ठीक है। और क्या पहचाने? दूसरा बड़ा संकेत है अनुस्वार, यानी अंग की बिंदी। इसका अधिकतर प्रयोग तत्सम में होता है। हाँ, और मैंने देखा है कि री की मात्रा वाले शब्द भी इसी में आते हैं। एकदम सही। जैसे कृपा में री की मात्रा है, या फिर र का कोई ऐसा रूप जो ऊपर या नीचे लगता है, जैसे कर्म या प्रेरणा में, तो वो भी तत्सम है। अच्छा, और वो जो तालव्य श होता है? हाँ, श का प्रयोग जैसे श्रृंगार में और आधे अक्षरों का प्रयोग जैसे सत्य या ग्राम में, ये सब तत्सम के ही अलाम है। और शायद संस्कृत के उपसर्ग भी ना? बिल्कुल। अगर किसी शब्द में संस्कृत के उपसर्ग प्र, परा या सम लगे हों, तो बस समझ जाइए कि वो तत्सम है। बहुत बढ़िया। और अगर मैं तद्भव की जादुई पहचान की बात करूं, तो सबसे बड़ा नियम तो सरलीकरण ही है। हाँ, तद्भव तो बने ही सरलीकरण से हैं। लेकिन डॉक्यूमेंट में एक नियम ऐसा है, जैसे मैं ब्रह्मास्त्र कहूंगा। चांद बिंदी वाला नियम। बिल्कुल, वो चांद बिंदी का खेल। डॉक्यूमेंट में बहुत स्पष्ट लिखा है कि जहां भी चांद बिंदी मतलब चंद्र बिंदु दिख जाए, वो 100% तद्भव है। हाँ, इसमें कोई अपवाद नहीं है, ये कभी फेल नहीं होता। और इसके अलावा सरल र का प्रयोग जैसे धर्म में, या दंत्य सर का प्रयोग जैसे सुहाग में, ये भी तद्भव हैं। और वो द्वित्व व्यंजन वाले शब्द भी। हाँ, मतलब जब एक ही अक्षर 2 बार आए, जैसे बच्चा, लज्जा, गन्ना, ये भी अधिकतर तद्भवी होते हैं। एकदम सही। लेकिन इन नियमों के पीछे की जो असली फिजिक्स है ना, वो ध्वनि परिवर्तन के 6 महत्वपूर्ण नियमों में छुपी है। तो चलिए उन्हें भी एक एक करके समझते हैं, लाइन दर लाइन। हाँ, तो पहला नियम कहता है कि क्ष जो है वो बदल जाता है ख या छ में। इसके पीछे भी वही मुंह की बनावट वाला विज्ञान है ना? बिल्कुल। क्ष बोलने के लिए गले और जीभ को जो तनाव झेलना पड़ता है,
ख बोलने में वो एकदम रिलैक्स हो जाता है। अच्छा, तो इसीलिए क्षमा धीरे धीरे क्षमा बन गया। हाँ, और क्षति का क्षति हो गया, क्षण का बन गया छिन। और वो क्षीर जो है वो खीर बन गया होगा। एकदम, क्षीर से खीर, शुर बन गया खुर, क्षत्रिय को लोगों ने खत्री बना दिया। और क्षेत्र तो हमने बात की ही, खेत बन गया, हाँ, तो क्षेत्रित खेती बन गया होगा। सही पकड़ा। और छुरी का या क्षुरी को छुरी कह दिया गया। यहाँ तक कि अंगरक्षक जैसा भारी शब्द आसान होकर अंगरखा बन गया। अरे वाह। और एक शब्द है इसमें, इक्षु। इक्षु से ईख। ये तो काफी लंबा सफर तय किया है शब्द ने। हाँ, और दूसरा नियम भी कुछ ऐसा ही है, य का ज में बदलना। ये तो हम आज भी अपने आसपास देखते हैं ना, लोग यमुना को जमुना कहते हैं। बिल्कुल, और योगी को जोगी कहते हैं। यह का जो उच्चारण है वो थोड़ा फिसलने वाला होता है, हाँ, अब बोलते वक्त फील होता है। जबकि ज एक ठहराव वाली ध्वनि है जो बोलने में आसान लगती है। इसीलिए यादृश बन गया जैसा। और यश बन गया जस। यजमान का जजमान होना भी इसी का सबूत है। एकदम, योद्धा का जोधा हो गया, यौवन से जोवन, यदा से जब, युवा से जवान। और यूथ से जत्था बन गया, युक्ति से जुक्ति बन गई। हाँ, और यम से जम और युक्त से जोड़ा। ये सभी उसी आलस का नतीजा है। अब आते हैं तीसरे नियम पर, जो मुझे पर्सनली सबसे दिलचस्प लगा, र का न होना। हाँ, ये बहुत कॉमन है। मतलब अगर मैं र बोलूं तो मुझे अपनी जीभ को घुमाकर तालू के काफी पीछे ले जाना पड़ता है, लेकिन न बोलते समय जीभ आराम से दांतों के पीछे लग जाती है। बिल्कुल, और इसी जीभ की कलाबाजी से बचने के लिए प्रवर्ण आसान होकर पाहुना बन गया। और द्रोण से दोना बन गया, कर्ण से कान, कारण से कारण। कंकण का कंगन हो गया, अवगुण का अवगुण, त्रिगुण का तिगुना। और पुराण का पुराना, लवण का नोन हो जाना भी कमाल है। हाँ, और हरिण का हिरन, अर्पण का अर्पण, और सबसे मजेदार, आम्रचूरन घिसकर आमचूर बन गया। आमचूर, वाह, मतलब किचन तक पहुंच गया ये नियम। बिल्कुल। और चौथा नियम जो व का ब में बदलना है, वो भी तो ऐसा ही है ना, जैसे आज भी लोग विकास को विकास बोल देते हैं। 100% होठों को गोल करके व बोलने से कहीं ज्यादा आसान है दोनों होठों को मिलाकर ब बोल देना। हाँ, इसीलिए वर्तिका का बत्ती हो गया होगा, वाटिका बन गई बाड़ी। और वर्ण से वरन, वाम से बायां, विवाह से ब्याह, वारिद से बादल। और वणिक यानी व्यापारी, वो बनिया बन गया। वार्ताक बन गया बैंगन, वासगृह से बसेरा, वातुल से बावला, विग्रह से भीघा। और वज्रांग से बजरंग बन गया, वक्र से बकरा, व्याख्यान से बखान, वामन से बौना। वत्स से बच्चा बन गया, और परपट का मजेदार सफर तय हो कि वो पराठा बन गया। परपट से पराठा। मुझे लगता है जिसने भी ये बदलाव किया होगा ना, उसे बहुत जोरों की भूख लगी होगी। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही लगता है। चलिए, अब नियम 5 और 6 को देखते हैं। नियम 5 है त्र का त में बदलना, और नियम 6 है र रूप का पूरा र बन जाना या गायब हो जाना। यहाँ भी वही जीभ के कंपन से बचने की कोशिश है। त्र बोलते समय जो र का कंपन होता है वो थोड़ा थकाऊ है। हाँ, तो इसलिए आंत्र को आंत कर दिया गया, एकत्र बन गया इकट्ठा। कुपुत्र से कपूत, गात्र से गात, गोत्र से गोत, चित्रक से चीता, चैत्र से चैत, छत्र से छत। त्रयोदश से 13, धरित्री से धरती, रात्रि से रात। और महापात्र से महावत, मंत्रकारी से मदारी। क्या सफर है शब्दों का। और नियम 6 में भी यही हुआ, आधे र का कंपन हटाकर आद्रक को अदरक कर दिया। और पार्श्व से पास, दर्शन से दर्शन, धैर्य से धीरज, धर्म से धर्म, तीर्थ से तीर्थ, और उपरयुक्त से उपरोक्त। तो अब जब हमने इन नियमों की साइंस अच्छे से समझ ली है, तो चलिए इसे थोड़ा टेस्ट करते हैं। बिल्कुल। डॉक्यूमेंट में अभ्यास के लिए जो MCQs दिए गए हैं, उन्हें गेम की तरह देखते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं परीक्षा हॉल में बैठा हूँ। तो मैं सवाल पूछती हूँ और आप जवाब और लॉजिक बताइएगा। एकदम तैयार। तो इस डॉक्यूमेंट के पहले अभ्यास चक्र द कोर मैकेनिक्स में आते हैं। तो पहला सवाल, संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त शब्द क्या कहलाते हैं? ये तो बहुत ही बुनियादी सवाल है। साफ परिभाषा है तत्सम। सही। अब दूसरा सवाल जो थोड़ा फंसाता है, ध्वनि परिवर्तन के अनुसार तत्सम शब्द की पहचान कौन सी नहीं है? इसका जवाब वही चांद बिंदी है, क्योंकि वो तो हमारा तद्भव का ब्रह्मास्त्र है, वो तत्सम हो ही नहीं सकता। बिल्कुल सही। और इसी तरह एक सवाल है कि क्ष वर्ण का रूपांतरण किस में होता है?
ये तो नियम नंबर 1 है, ख या छ में। और य का ज में परिवर्तन किसकी पहचान है? जैसे युग से जुग बनना। ये तद्भव की पहचान है, ये भी हमने अभी डिस्कस किया। एक सवाल जो बार बार आता है, विद्युत का बिजली बनना किस नियम का उदाहरण है? ये उसी व से ब वाले नियम का क्लासिक उदाहरण है, होंठ मिलाने वाला आलस। एकदम। अच्छा, अगर चूर्ण का तद्भव पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे? चूर्ण का एक तो ऊपर वाला आधा र पूरा र बनेगा और न आसान होकर न बनेगा, तो ये हो जाएगा चूर्ण। सही है ना? एकदम सही। अब आप नियमों को रट नहीं रहे हैं, बल्कि उन्हें लागू कर रहे हैं। हाँ, चलिए अब अभ्यास चक्र 2 की तरफ बढ़ते हैं, जो तत्सम शब्दों की पहचान पर है। तो इसमें पहला सवाल है, संस्कृत के उपसर्गों जैसे प्र, परा, सम से निर्मित शब्द क्या होते हैं? तत्सम होते हैं हमेशा। और लज्जा, बच्चा जैसे द्वित्व व्यंजन युक्त शब्द अधिकतर क्या होते हैं? वो अधिकतर तद्भव होते हैं। अब एक ट्रिकी सवाल, साक्षी का मानक तद्भव रूप क्या है? क्ष नियम के हिसाब से ये साखी होना चाहिए। सही है, पर इसमें जो सबसे बड़ी गुगली है ना, वो है श्रृंगार शब्द। सवाल है कि चक्षु, श्रृंगार, उष्ट्र और दधि में से तत्सम शब्द कौन सा नहीं है? श्रृंगार? पर वो तो तत्सम लगता है। हाँ, श्रृंगार दिखने में बहुत तत्सम लगता है, लेकिन परीक्षा में जो वर्तनी लिखी जाती है वो अक्सर तद्भव होती है। सही तत्सम वर्तनी श के साथ री की मात्रा लगाकर बनती है। अच्छा, ये तो बहुत ही बारीक अंतर है जहाँ अच्छे अच्छे मात खा जाते हैं। बिल्कुल। अब अगला सवाल, क्या सत्यग्राम या मस्तक श्वास ये सभी शब्द तत्सम है? हाँ, मस्तक श्वास तत्सम है क्योंकि इनके तद्भव रूप माथा और सांस होते हैं। और पत्थर को तत्सम? प्रस्तर, जहाँ र रूप तत्सम की गवाही दे रहा है। वर्षा क्या है? वर्षा तत्सम है, इसका तद्भव बरसात है। और शून्य का तद्भव? शून्य में आधा अक्षर है और श है जो तत्सम की निशानी है, तो इसका तद्भव सूना हो जाता है। बहुत बढ़िया। ये सब कितना लॉजिकल लग रहा है ना? हाँ, लेकिन अब मैं आपको फंसाता हूँ। डॉक्यूमेंट के अभ्यास चक्र 3 में जहाँ त्रुटि पहचान की बात है, एक जोड़ा दिया है, जनेऊ और यज्ञोपवीत। क्या ये तत्सम तद्भव का सही जोड़ा है? यही परीक्षा लेने वाला कैंडिडेट्स के साथ खेलता है। ये जोड़ा तो सही है, लेकिन इसका क्रम गलत है। क्रम? हाँ, सवाल में तत्सम तद्भव का क्रमानुसार जोड़ा पूछा गया है, जबकि जनेऊ तद्भव है और यज्ञोपवीत तत्सम, यानी ये तद्भव तत्सम का जोड़ा बन गया, उल्टा हो गया। ओहो, मतलब सिर्फ शब्द नहीं देखने, उनका सीक्वेंस भी देखना है। बहुत ट्रिकी है ये। हाँ, एक और ऐसा ही जोड़ा है, रात्रि और निशा। ये तो तत्सम तद्भव नहीं हो सकता, क्योंकि निशा तो रात्रि का पर्यायवाची है, इसका तद्भव तो रात होगा। बिल्कुल। और एक युग्म है, भक्त और ओदन। ओदन का तद्भव तो भात होता है और भगत का तद्भव भगत, तो दोनों ही तत्सम शब्द हो गए ना? एकदम सही। तो ये युग्म भी तत्सम तद्भव की श्रेणी में फिट नहीं बैठता। अच्छा, और मक्षिका का तद्भव पूछा है, वो तो मक्खी हो जाता है, वही क्ष से ख वाला नियम। और मृत्तिका का तद्भव? मिट्टी। इसमें री की मात्रा गायब हो गई और द्वित्व व्यंजन आ गया। एक और सवाल है कि 8, आम्र, आधा और अग्नि में से तद्भव कौन सा नहीं है? जाहिर है अग्नि, क्योंकि ये तत्सम है और इसका तद्भव आग होता है। हाँ। लेकिन एक शब्द जिसने मुझे सच में चौंका दिया वो था सप्तशती का तद्भव, जो सत्सई है, और कर्तरी का तद्भव कैंची। मतलब कोई सोच भी कैसे सकता है कि कर्तरी घिसकर कैंची हो जाएगा? यही तो भाषा का जादू है ना। कर्तरी का मतलब होता है कतरने वाली चीज, तो सदियों के उच्चारण दोष और सरलीकरण ने उसे कैंची बना दिया। अब चौथे अभ्यास चक्र पर नजर डालते हैं। विशिष्ट रूपांतरण। मयूर का मोर, नारिकेल का नारियल, ये तो समझ आते हैं, लेकिन देवर का तत्सम द्विवर होता है। हाँ, ये बहुत ही शानदार है। द्वि मतलब दूसरा और वर मतलब पति, यानी दूसरा पति या पति का भाई। क्या बात है। और इसी तरह मानुष का तत्सम मनुष्य होता है, नव्य का तद्भव नया हो जाता है, और सौभाग्य का तद्भव सुहाग होता है। इसे वो सौभाग्यवती भाव वाले आशीर्वाद से याद रख सकते हैं। बिल्कुल। एक और बहुत खूबसूरत शब्द है भ्रातृजा, जो तद्भव में आकर भतीजी बन जाता है। भ्रातृ मतलब भाई और जा मतलब बेटी, भाई की बेटी भतीजी। और नचनिया का तत्सम होता है नर्तकी। कमाल है। तो इस तरह हमने सफलतापूर्वक उस 98% हिस्से को कवर कर लिया है। हाँ। अब आते हैं उस छोटे से 2% भाग पर, जिसे डॉक्यूमेंट में शब्दोत्पत्ति का विस्तार कहा गया है, यानी देशज और विदेशज शब्द।
ये देशज शब्द क्या होते हैं? लोटा और गड़बड़ की क्या कहानी है? तो देशज शब्द वो हैं जिनकी उत्पत्ति का कोई सटीक प्राचीन स्रोत या संस्कृत मूल नहीं होता। अच्छा। हाँ, ये स्थानीय बोलचाल से, लोगों की रोजमर्रा की जरूरतों से खुद ब खुद बन गए हैं। इनकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि इनमें ड और ढ जैसी ध्वनियां बहुत मिलती हैं। डॉक्यूमेंट में कुछ प्रमुख देशज शब्द दिए गए हैं, जैसे कटोरा, गड़बड़, टांग, पगड़ी, लकड़ी, लुटिया, खिड़की, थैला, लोटा और अनाड़ी। मतलब ये शब्द किसी किताब से नहीं बल्कि सीधे जमीन से निकले हैं। एकदम। और विदेशज शब्द वो हैं जो आक्रांताओं, व्यापारियों या शासकों के साथ हमारे देश में आए और हमारी भाषा में ऐसे घुल गए जैसे दूध में चीनी। हाँ, डॉक्यूमेंट के अनुसार अरबी और फारसी के शब्द वो हैं जिनमें ज और फ के नीचे वो बिंदी यानी नुक्ता लगा होता है। बिल्कुल, जैसे जहर, गिरफ्तार, तबाह, हमसफर, हमउम्र, हरगिज, बेपनाह, जेब, नीम, तमाशा। और अंग्रेजों के साथ तो पूरी की पूरी नई शब्दावली आ गई ना। स्कूटर, बिस्कुट, कप, ब्लाउज, कॉलर, पार्सल, ट्रेन, मॉचिस, लालटेन। और शुरुआत में आपने जिस पुर्तगाली प्रभाव की बात की थी वो भी बहुत गहरा है। कमीज, अलमारी, तौलिया, ये सब शब्द पुर्तगालियों के साथ आए और आज हमारे घरों का हिस्सा है। लेकिन मुझे तो सबसे ज्यादा मजा आता है ना, वो आता है संकर शब्दों में। अच्छा। हाँ, इसे मैं भाषाई गणित या दो भाषाओं की खिचड़ी कहना पसंद करूंगा, जब दो अलग अलग भाषाओं के शब्द मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं। जैसे अंग्रेजी का रेल और हिंदी की गाड़ी मिलकर बन गए रेलगाड़ी। बिल्कुल। और संस्कृत का वर्ष और हिंदी की गांठ मिलकर वर्षगांठ बन गए। फारसी का जांच और हिंदी का कर्ता मिलकर जांच कर्ता कहलाए। हिंदी का उड़न और फारसी की तश्तरी से बनी हमारी उड़न तश्तरी। फारसी के रफू और हिंदी के चक्कर ने मिलकर रफू चक्कर बना दिया। हिंदी का पान और फारसी का तान मिला तो पानदान बन गया। और सबसे विचित्र तो ये है, तत्सम या हिंदी का अश्रु जब अंग्रेजी के गैस से मिला तो अश्रु गैस बन गया। मतलब भाषा किसी नियम की मोहताज नहीं है, जहां जो फिट बैठा लोगों ने जोड़ दिया। सही बात है। अब डॉक्यूमेंट के आखिरी अभ्यास चक्र यानी चक्र 5 को देखते हैं। इसमें मिश्रित उत्पत्ति के सवाल हैं। हाँ, जैसे खिचड़ी किस प्रकार का शब्द है? जाहिर है इसमें ड है तो ये देशज है। लालटेन कैसा शब्द है? ये अंग्रेजी के लैंटन से आया है तो विदेशज है। और रेलगाड़ी कैसा शब्द है? संकर शब्द है, दो भाषाओं का जोड़। अब तद्भव शब्द चुने, अक्षी, नासिका, ओष्ठ और आंख। बिना सोचे आंख पर टिक करना है। हाँ। क्योंकि उसमें चांद बिंदी है। घोटक का तद्भव, घोड़ा, गोधूम का सही तद्भव। गेहूं। ये तो परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पर्यंक का तद्भव, पलंग। और श्रृंग का तद्भव, सींग, जिसे लोग अक्सर सिंह से कंफ्यूज कर देते हैं। बिल्कुल। इस तरह हमारे इन 38 महत्वपूर्ण एमसीक्यूज का ये जो विश्लेषण है वो पूरा होता है। और अंत में इस डॉक्यूमेंट में एक गागर में सागर रणनीति दी गई है। हाँ, ये बहुत काम की है। ये बताती है कि परीक्षा के लिए किसी के पास भी कुल लगभग 300 पेजों का एक मास्टर प्लान होना चाहिए, जिसमें 135 पेज सामान्य ज्ञान के, 72 पेज गणित के, 60 पेज रीजनिंग के और हिंदी का ये पूरा महासागर केवल 50 पेजों में समेटा गया है। और इसमें सबसे बड़ा गुरु मंत्र यही है कि जो 37 में से 37 सवाल सही करते हैं वे रटते नहीं, सेंस और नियमों का प्रयोग करते हैं। भाषा को देखने का मेरा नजरिया ही बदल दिया है। हाँ, ये सफर है ही इतना दिलचस्प। तो जब ये चर्चा खत्म हो तो इस बात पर गौर करना बहुत दिलचस्प होगा कि अगर संस्कृत का अपनी शुद्धता से सरलीकरण होते होते आज की हिंदी बन गई है क्योंकि हम अपनी जीभ को तकलीफ नहीं देना चाहते थे, तो आज से 500 साल बाद की हिंदी कैसी होगी? ये सोचने वाली बात है। इंटरनेट और एआई के इस दौर में जहां हम पहले से ही शब्दों को काटकर लोल और बीआरबी बोल रहे हैं, क्या ये इमोजीज हमारी भाषा के नए तद्भव बन जाएंगे? शायद। क्या भविष्य की व्याकरण की किताबों में स्माइली फेस को एक शब्द माना जाएगा?